अच्छा, हाँ जी जी। चाइल्ड अब मुझे कंजर्वेशन ऐसा फाउंडेशन जी, चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की 77वीं वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। धीरे धीरे हमारी यात्रा शतक की तरफ अग्रसर हो रही है। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, मोटर व्हीकल एक्ट। अक्सर देखने में आया है, कोई 16-17 साल का बालक गाड़ी लेके घर से निकल जाता है, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, उसके क्या प्रोविजंस हैं, किस उम्र में हमको ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त होता है, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ इन विषयों पर बातचीत करने के लिए श्री रितेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और तिवारी जी लगभग 5 सालों से, पिछले 5 सालों से आरटीओ ऑफिसर हैं सीहोर में। तो तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट की बारीकियों के बारे में, कि क्या प्रोविजंस हैं, बच्चों के लिए इसमें क्या प्रोविजंस हैं, पेरेंट्स के लिए क्या गाइडलाइन है इसके अंदर, और क्या सावधानियां होनी चाहिए जब आप ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं किसी को, तो क्या सावधानियां देखनी चाहिए। जब हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी मिनिमम क्या उम्र होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, इन सारी बातों पर बात रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय रितेश तिवारी जी को। रितेश सर, ओवर टू यू। नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देना चाहता हूं। मेरा नाम रितेश कुमार तिवारी है और मैं लगभग 5 साल से डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर सीहोर में पदस्थ हूं। और हम लोगों का कार्य क्षेत्र, जैसा आप लोगों को पता ही होगा, फिलहाल मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों का जो कार्य क्षेत्र होता है वो, फर्स्टली तो हम लोग रजिस्टरिंग अथॉरिटी होते हैं विभाग में। रजिस्टरिंग अथॉरिटी मींस जो भी व्हीकल्स होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना हम लोगों की फर्स्टली ड्यूटी होती है। सेकेंडली हम लोग लाइसेंसिंग अथॉरिटी होते हैं। लाइसेंस जारी करना, ट्रांसपोर्ट नॉन ट्रांसपोर्ट जो भी लाइसेंस हैं, विभिन्न प्रकार के जो लाइसेंस हैं उनको जारी करना, उनको नए व्हीकल को कैटेगराइज करना, एड्रेस चेंज करना, आदि जो भी लाइसेंसिंग जो काम होते हैं वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के थ्रू हम लोग करते हैं। इसके अलावा जो भी व्हीकल्स होते हैं उनकी फिटनेस जारी करना हम लोगों का काम होता है। इसके साथ साथ हम लोग एनफोर्समेंट अथॉरिटी भी होते हैं, परमिटिंग अथॉरिटी भी होते हैं, कि जो भी मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करते हुए जो वाहन पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई करना भी हम लोगों का काम होता है। तो ये हम लोगों का बेसिक काम हो गया, कार्यक्षेत्र हो गया। अब जैसा चौबे जी ने बताया कि हमारा जो उद्देश्य जो केंद्रित करना है मोटर व्हीकल एक्ट में, कि कौन से लाइसेंसिंग की प्रोविजन है, किसको लाइसेंस मिलना चाहिए, बच्चे अगर बगैर लाइसेंस के चलाते हैं तो उसके क्या लाभ, क्या हानि, क्या क्या परेशानियां होंगी, उसके विषय में आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। जैसे फर्स्टली तो हमारा जो पूरा मोटर व्हीकल से संबंधित, वाहनों से संबंधित लाइसेंसिंग, परमिटिंग या एनफोर्समेंट से संबंधित है, वो पूरा परिवहन से संबंधित पूरा कार्य जो होता है वो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो है उसके तहत शासित होता है। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट के पश्चात सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मोटर व्हीकल रूल्स बनाए गए हैं। इसके पश्चात हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट रूल्स को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश के मोटर व्हीकल्स रूल्स बनाए हैं, टैक्सेशन रूल्स बनाए हैं। इन सभी एक्ट और रूल्स के मार्फत ही पूरा हमारा परिवहन विभाग संचालित होता है। तो इसमें हम सबसे फर्स्टली जो मैं बताना चाहूंगा कि लाइसेंस से संबंधित क्या हमारे यहाँ प्रोविजंस हैं और वो कैसे नियम अनुसार चलाए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले है कि कोई भी व्यक्ति, जो सीधा प्रोविजन है हमारे मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 4 में, कि कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है वो सार्वजनिक स्थान में मोटर व्हीकल नहीं चला सकता। ये एकदम क्लियर हमारे मोटर व्हीकल एक्ट ने बोल दिया है। लेकिन इसमें कुछ क्लॉज भी हैं कि जैसे 18 वर्ष से कम आयु का है और 16 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति है और वो लाइसेंस लेना चाहता है तो उसको अंडर 50 सीसी व्हीकल का लाइसेंस उसको मिलेगा।
अंडर 50 सीसी लाइसेंस जो होती है, लूना है, मोपेड है, स्कूटी है, ये अंडर 50 सीसी इंजन के जितने भी व्हीकल्स हैं उनको वो लाइसेंस बनवा सकता है, भले ही वो 18 वर्ष का ना हो। इसके अलावा अगर वो अंडर 50 सीसी का बनवाना चाहता है तो हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में रूल्स में ये भी प्रावधान है कि इसके लिए जो उसके पेरेंट्स होंगे वो कंसेंट देंगे। मतलब जो एप्लीकेशन होगा उसमें उनको कंसेंट देनी होगी कि वो तैयार हैं कि अंडर 50 का लाइसेंस ये ले सकता है, अंडर 50 सीसी का, 16 वर्ष के पश्चात और 18 वर्ष से पहले। इसके अलावा एक प्रोविजन और है कि जो 20 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किया हुआ है जो व्यक्ति, उसको ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने की अनुमति हमारा एक्ट प्रदान नहीं करता है। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं कि हमें लाइसेंस किस एज में, किस कैटेगरी में, ट्रांसपोर्ट में, नॉन ट्रांसपोर्ट में हम क्या ले सकते हैं। हमारे विभाग में जो लाइसेंस प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति, अभी कुछ समय पूर्व तक अक्टूबर से पहले जो स्थिति थी वो उसको कार्यालय में प्रेजेंट होके सबसे पहले उसको लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के पश्चात आना पड़ता था। लेकिन अक्टूबर माह के पश्चात मध्य प्रदेश शासन ने कॉन्टैक्टलेस सेवा शुरू की है लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि लाइसेंस की क्या समय सीमा होती है, सबसे पहले कौन सा लाइसेंस बनवाना चाहिए, इसके पश्चात कैसे कैसे प्रोसेस होगी। तो सबसे पहले जो अप्लाई किया जाता है वो लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाता है। लर्निंग लाइसेंस जब बन जाता है आपका, तो लर्निंग लाइसेंस बनने की डेट से 1 माह के पश्चात और 6 माह के अंदर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और ड्राइविंग लाइसेंस आपका परमानेंट बनाने के लिए भी आपको ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात कार्यालय में प्रस्तुत होके और टेस्ट आपको देना पड़ता है। ये तो हो गई हमारी लाइसेंस की बात। वर्तमान में जो व्यवस्था है जो मध्य प्रदेश शासन ने की है उसमें आपको कॉन्टैक्टलेस, मतलब लर्निंग लाइसेंस बनवा लेने के लिए आपको कार्यालय जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने ऑनलाइन एमपी ऑनलाइन का सहारा ले सकते हैं, आप अपने मोबाइल से बना सकते हैं। उसकी एक निश्चित प्रोसेस है, सिर्फ इसमें आपको आधार कार्ड का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आपको एक वेबसाइट है सारथी.परिवहन.org। इस सारथी.परिवहन.org पे आपको साइट पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा, आधार नंबर डालना पड़ेगा। आधार नंबर के बाद ऑथेंटिकेशन होगा है ओटीपी के माध्यम से, जिसके माध्यम से आपका एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ सब आधार के द्वारा ले लिया जाएगा। लेने के पश्चात उसका फी का भुगतान होगा और ऑनलाइन ही आपको 20 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 12 क्वेश्चन के आंसर आपको देने पड़ेंगे। तत्पश्चात आपको लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा और आप घर बैठे कहीं भी हो आप लाइसेंस, अपना लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं। ये लर्निंग लाइसेंस की प्रोसेस होती है। लर्निंग लाइसेंस के पश्चात जैसा मैंने बताया इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 6 माह तक के लिए होती है। तो लर्निंग लाइसेंस आपने बनवाया, उसके 1 माह पश्चात आप अप्लाई कर सकते हो। 1 माह पश्चात आपने अप्लाई परमानेंट लाइसेंस के लिए ऑनलाइन किया। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात आपको कार्यालय आना पड़ता है। कार्यालय में प्रॉपर आपका व्हीकल का टेस्ट होता है। आपको 2 व्हीलर का चाहिए है, 4 व्हीलर का चाहिए है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल चाहिए है, तो प्रॉपर आपको आके व्हीकल का टेस्ट देना पड़ता है। टेस्ट देने के पश्चात आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान कर दिया जाता है। ये तो एक पक्ष हो गया कि लाइसेंस की क्या प्रक्रिया होती है और लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात आपकी क्या ड्यूटीज होती हैं, ट्रैफिक से संबंधित, रोड पे और भी क्या ड्यूटीज होती हैं, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। और अगर उन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो फिर उसके लिए जुर्माना, शमन शुल्क विभिन्न प्रावधानों में दिया गया है। अब सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे आपने कोई व्हीकल आपको ड्राइव करना है तो उसके लिए प्रॉपर लाइसेंस, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपको उसका व्हीकल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, व्हीकल का इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास एक लाइसेंस
कार्ड होना चाहिए, वैलिड लाइसेंस कार्ड होना चाहिए, तब आप व्हीकल को चला सकते हैं। और अगर व्हीकल को चलाने के दौरान आपके पास लाइसेंस नहीं है, रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं है, प्रॉपर उसका ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, तो फिटनेस और परमिट सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसके लिए बहुत सारे शम्मन शुल्क और जुर्माने अधिरूपित करने का प्रावधान हमारे एक्ट में दिया गया है। अब मैं जैसे आपको बताना चाहूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप बगैर लाइसेंस के व्हीकल चला रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एनफोर्समेंट स्टाफ के साथ आपको पकड़ लिया जाता है, तो आपके ऊपर कई प्रकार के जुर्माने अधिरोपित हो सकते हैं। जैसे विदाउट लाइसेंस आप चलाते हैं, तो आपके पास अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, तो हमारी जो सेक्शन है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की सेक्शन 3/181 ये इम्पोज होती है। और अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल आप चला रहे हैं तो आपको 3,000 रुपए का सम्मन शुल्क, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। तत्पश्चात आपको छोड़ा जाएगा, अदरवाइज आपकी व्हीकल जब्त कर ली जाएगी। और अगर नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो 1,000 का जुर्माना दिया जाएगा। यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट पारित किया था। उसको पारित करने के पश्चात ये जुर्माने की जो राशि है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। और ये सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो न्यू जुर्माना इम्पोज करने की सूची है वो अभी कुछ ही समय में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा भी लागू कर दी जाएगी। लेकिन अभी जो जुर्माना निरूपित हो रहा है वो पुराना जो अमेंडमेंट के पहले के जो इम्पोज किए जा रहे हैं वो ही किए जा रहे हैं। तो अगर हम नए की बात करें, तो अगर अब आप विदाउट लाइसेंस पकड़ेगा, ये तो मैंने पहले बताया था आपको 3,000 और 1,000 रुपए जुर्माना। लेकिन अब अगर विदाउट लाइसेंस आप पकड़े जाते हो, 3/181 व्हीकल मोटर व्हीकल एक्ट की सेक्शन इम्पोज आप पे होती है, तो अब ये प्रोविजन है कि आपको 5,000 रुपए का तो फाइन लगेगा या फिर 3 माह का कारावास होगा। कि अगर आपने सम्मन शुल्क आपने जमा नहीं किया तो 3 महीने का आपको जेल भी भेजा जा सकता है। ये प्रोविजन नए मोटर व्हीकल एक्ट में है। और इसका सीधा सीधा उद्देश्य सेंट्रल गवर्नमेंट का ये था कि चूंकि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जागरूकता की कमी है और बहुत ज्यादा यातायात के नियमों का उल्लंघन होता है, विदाउट लाइसेंस परमिट फिटनेस के वाहन सड़कों पे दौड़ रहे हैं, काफी एक्सीडेंट्स होते हैं, समस्याएं होती हैं। इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया कि जुर्माने की राशि को इतना बढ़ा दिया जाए ताकि ये इस पे लगाम लगाई जा सके। एक लॉजिक के तहत उन्होंने ये मोटर व्हीकल एक्ट में ये प्रोविजंस करे और काफी जुर्माने की जो स्थितियां हैं वो काफी ज्यादा जुर्माना कर दिया है। तो इससे लोगों को भय रहे और ये यातायात से संबंधित नियमों का उल्लंघन लोग बाग ना करें। तो ये मैंने जैसे लाइसेंस का आपको बताया। लाइसेंस के अलावा जैसे आप 18 वर्ष से कम उम्र का कोई किशोर है या व्यक्ति है और उसके द्वारा लाइसेंस नहीं है और वो चला रहा है अगर, तो उसमें जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की जो धारा 4 है, 4/4/181 4/181 इम्पोज होती है और उसमें भी 5,000 रुपए का अर्थदंड है और 3 महीने का कारावास। दोनों में से कोई भी एक, या तो वो जुर्माना भरे या फिर जेल जाए। इतने कड़े न्यू मोटर व्हीकल एक्ट जो लागू हुआ है संशोधित, उसमें ये प्रोविजंस दिए हुए हैं। इसके अलावा कई और सेक्शंस हैं जो इम्पोज होती हैं। जैसे बगैर रजिस्ट्रेशन के अगर व्हीकल कोई चलाता पाया गया, जैसे कई लोग हम देखते हैं कि कई कई व्यक्ति हैं जो बगैर रजिस्ट्रेशन के वो नंबर नहीं है गाड़ी पे और रोड पे चलाते हैं, तो उसके लिए भी सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में 39/192 39/192 सेक्शन इम्पोज होती है। और इसमें भी जो पहली बार जो अपराध करेगा उसके लिए 2,000 से लेके 5,000 रुपए तक चालान की व्यवस्था की गई है कि इतना उसको भरना पड़ेगा। और अगर इसके बाद भी वो अपराध करता है, एक बार अगर उसने सम्मन शुल्क
दे दिया और फिर से पुनः चलता पाया गया तो उसमें 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रोविजंस किया गया है। तो जैसे मैंने लाइसेंस का आपको बताया भी उन प्रोविजंस हैं, या विदाउट रजिस्ट्रेशन बताया, ऐसे ही विदाउट फिटनेस जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं, गुड्स हैं, कैरेज व्हीकल्स होते हैं, जो यात्रियों को माल को ढोते हैं, इनके लिए भी प्रोविजंस किए गए हैं। इसमें सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 56, 192 इम्पोज होती है और उसमें भी 2,000 से लेके 5,000 रुपए तक का जुर्माने की व्यवस्था की गई है कि भाई अगर विदाउट फिटनेस पाया गया तो 2 से 5,000 का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर विदाउट परमिट कोई व्हीकल पाया जाता है, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उनको परमिट की आवश्यकता होती है, अगर वो पाया जाता है तो 66, 192A धारा इम्पोज होती है और उसमें भी 10,000 रुपए का जुर्माना और कारावास की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो मेरा ये सब सेक्शंस बताने का यही उद्देश्य है कि मोटर व्हीकल एक्ट, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट इन मामलों में बहुत सख्त है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट के पश्चात ही, यातायात नियमों के पालन करने के पश्चात ही व्यक्ति को वाहन चलाना चाहिए। इसके अलावा कई और बातें हैं कि जैसे सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं या हेलमेट नहीं लगाते हैं। हम लोग साल में एक बार, पिछले साल लास्ट ईयर, उसके पहले हम लोग यातायात सप्ताह मनाते थे जनवरी के प्रथम सप्ताह में। उसके पश्चात अब यातायात का माह मनाया जाने लगा है। हम लोग उस एक महीने में बहुत सारी गतिविधियां करते हैं, साल भर तो करते ही हैं, उस माह में विशेष तौर से गतिविधियां करते हैं। हम लोग स्कूल में जाते हैं, बच्चों को जागरूक करते हैं, बच्चों को इतना तक बोलते हैं कि आप अपने घर में भी बताइए, सबको बताइए कि हेलमेट कितना आवश्यक होता है, सीट बेल्ट लगाना कितना आवश्यक होता है। तो इसके प्रति हम लोग, यातायात के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं, नुक्कड़ नाटक कराते हैं और भी बहुत सारी चीजें करते हैं कि लोग जागरूक हो सकें और यातायात नियमों का पालन करें। तो इसमें पेनल्टी हेलमेट के लिए भी इम्पोज की गई है कि 500 रुपए का जुर्माना लगता है, सीट बेल्ट ना लगाओ तो 500 रुपए का जुर्माना लगता है। तो ये बहुत ज्यादा जुर्माना जो बढ़ाने का जो मूल उद्देश्य सेंट्रल गवर्नमेंट का था कि लोगों में जागरूकता के माध्यम से, भय, पेनल्टी इम्पोज करने के माध्यम से वो यातायात के नियमों का पालन करें। इसके अलावा हम जानते हैं कि भाई मोटर व्हीकल के तहत जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस भी कंपलसरी होता है। इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को बिल्कुल कंपलसरी कर दिया गया है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अगर नहीं होता है तो हम जानते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अगर एक्सीडेंट्स हो जाए तो खुद को तो क्लेम मिलता ही नहीं है, सामने वाले को अगर हम डैमेज कर दें, हो जाए, डेथ हो जाए सामने वाली पार्टी की, तो उसको भी क्लेम मिलने में परेशानी होती है, क्लेम मिलता ही नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसके लिए सख्त बनाया है और इसके लिए जो सेक्शन इम्पोज की गई है वो 46,196 सेक्शन इम्पोज की गई है और इसमें भी 5 से 10,000 रुपए का जुर्माना इम्पोज किया गया है। कुछ समय पहले हमारे मोटर व्हीकल, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया और जो डीलर जो वाहन बेचते हैं उनके लिए कंपलसरी किया कि बेचने के पहले आप हेलमेट, 2 हेलमेट पार्टी को, जो भी व्हीकल परचेज कर रहा है उसको 2 व्हीकल आप अनिवार्य रूप से देंगे और उसकी रिसिप्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो ये भी इम्पोज हो रही है। ये बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जनता के, जनार्दन के हित के लिए लागू की गई है। 24 जी सर, और कुछ है तो मैं, कुछ हाँ, कुछ बातें हम आपसे शेयर करते रहेंगे इसके साथ, प्रश्न भी लेते रहेंगे, कुछ चर्चा को आगे बढ़ाएं। एक मेरा प्रश्न है सर, ड्रिंक एंड ड्राइव के ऊपर आप लोग पूरे साल मुहिम चलाते रहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बात करें कि कितना उस पर पेनल्टी इम्पोज होती है और इन केस ऑफ जुवेनाइल, अगर कोई 18 साल से कम उम्र का बालक ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा है, क्योंकि ये सारे हम जुवेनाइल के लोग जुड़े हुए हैं, तो उस केस में क्या प्रोविजंस होते हैं सर? जी, एक्चुअली हमारे जो मोटर व्हीकल एक्ट में जो पेनल्टी इम्पोस्ट का है उसमें अगर कोई शराब पीकर या नशे में वाहन चलाता है, एक्चुअली ये पुलिस पूरा काम करती है
इसके विषय में हम लोगों को इसमें अधिकार नहीं दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस जब भी इसमें इम्पोज करती है तो उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ब्रेथ एनालाइजर। उसके द्वारा वो टेस्टिंग करते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो 18 साल से कम का किशोर हो या कोई व्यक्ति हो, तो ब्रेथ एनालाइजर के द्वारा वो उसमें डिटेक्ट करते हैं कि ये व्यक्ति अल्कोहल तो नहीं लिए हुए है। उसको तत्पश्चात उसको डॉक्टर के टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। तो उसमें ये प्रोविजन है कि अगर उसका टेस्ट होता है और उसमें शराब की मात्रा 30 mg ऑब्लिक 100 ml से अधिक पाई जाती है, ये प्रोविजन है स्पष्ट रूप से हमारा सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 185 में, कि अगर उसमें शराब की मात्रा उसके ब्लड में 30 mg ऑब्लिक 100 ml से अधिक पाई जाएगी तो उस पर ये सेक्शन इम्पोज होती है और इसमें 6 माह तक का कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना होता है इस पे, और ये कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है उस व्यक्ति को, तत्पश्चात ही उसका निदान होता है। जी। एक सर और भी चीज है कि अगर जुवेनाइल कोई गाड़ी चला रहा है तो उस केस में जो पेनल्टी इम्पोज होती है पेरेंट्स के ऊपर, यस, तो उसकी वो कितना अमाउंट होता है, और क्या उसमें पेरेंट्स के विरुद्ध कुछ कार्यवाही भी प्रस्तावित की जाती है मोटर व्हीकल एक्ट में? यस यस, हम लोग जैसे मान लो कोई कार्रवाई करते हैं और कोई पाया जाता है, ये हम एक प्रैक्टिकल भी इसमें बात करेंगे और इसमें कानूनी बात भी करेंगे। जैसे प्रैक्टिकल रूप से हम लोग जब अभियान चलाते हैं या कुछ हमें 16 साल से कम का कोई बच्चा, 14 साल के भी बच्चे मिलते हैं और अगर हमें मिलते हैं तो हम वही उनको खड़ा रखते हैं, उनके फादर से मोबाइल पे बात करते हैं और वही बुलाते हैं उनके पेरेंट्स को और उनकी जिम्मेदारी तय करते हैं कि आपकी क्या जवाबदारी है कि आप 16 साल से ज्यादा का उम्र का बच्चा नहीं है और आप उसको व्हीकल उसके हाथ में थाम के और उसकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस टाइप से उनको जागरूक करने की कोशिश करते हैं, समझाइश देते हैं। इसके अलावा हम लोग स्कूल में भी जाते हैं तो स्कूल में भी कड़े इसी नियम को फॉलो करते हैं कि आपके स्कूल में कोई भी 16 साल से कम का बच्चा स्कूटी लेके या स्कूटर लेके नहीं आएगा, अन्यथा आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इस टाइप के हम व्यवहारिक होते हैं। अगर कानूनी बात करें तो कानून में जो ये पेनल्टी इम्पोज की गई है किसी एज पे डिपेंड नहीं की गई है। जैसे हमने बात करी कि हाँ, लाइसेंस में उसमें एज का उसमें क्राइटेरिया डाला गया है कि अगर 18 वर्ष से कम उम्र का है और अगर वो बगैर लाइसेंस का चला रहा है तो उसमें स्पष्ट रूप से है कि जो धारा 4 है 4/181 ये इम्पोज होती है और 3 माह का कारावास और 5,000 रुपए का दंड उसको देना पड़ता है। और बाकी सेक्शंस में कहीं ऐसा जुवेनाइल की स्पेशल बात नहीं की गई है कि ये इम्पोस्ट जुवेनाइल पे होगी या नहीं। अच्छा, दूसरी चीज एक और मैंने लाइसेंस के समय एक बात की थी, जो पेरेंट्स की जो लाइबिलिटीज की बात हो रही है, तो इसमें एक बात थी कि 16 वर्ष से कम उम्र का अगर कोई किशोर है, 16 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में, सॉरी 16 से 18 वर्ष के बीच का है, तो उसको हम सिर्फ अंडर 50 सीसी इंजन की कैटेगरी का लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसमें एक प्रोविजन डाला गया है कि बगैर पेरेंट्स के कंसेंट के उसका लाइसेंस नहीं बनता है। पेरेंट्स साथ में आते हैं, एप्लीकेशन में पेरेंट्स का एक कॉलम होता है और वो वहां अपना कंसेंट देते हैं, तत्पश्चात उसका लाइसेंस बनता है। ये प्रोविजन है। सर एक आजकल सबसे बड़ी मतलब इन दिनों हर एक के पास मोबाइल रहता है, कॉल करते समय फोन उठाते हैं, तो मोबाइल के बारे में अभी एक्ट में क्या प्रोविजन है? क्योंकि चूंकि एक्ट आपका 1988 का है, यस यस, रिसेंट अमेंडमेंट्स उसमें क्या हुए हैं वो हमको नहीं मालूम है, तो ब्लूटूथ मोबाइल इन सब पे बातचीत करने में क्या प्रोविजंस हैं एक्ट के अंदर, कितना जुर्माना होता है? जी। यस डेफिनेटली, मोबाइल से बात करना निषिद्ध है मोटर व्हीकल एक्ट में। उसमें मुझे सेक्शन एकदम क्लियर अभी नहीं हो रहा है कि सेक्शन कौन सा है, लेकिन उसमें 500 रुपए का जुर्माना इम्पोज होता है अगर मोबाइल से बात करते हुए पाया जाता है। उसमें इवन आप ईयर प्लग लगा के भी बात नहीं कर सकते हैं। आपको अगर बात करना है तो आप साइड में पार्क करिए, तत्पश्चात बात करिए, फिर रवाना होइए। ये प्रोविजन हमारे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में है। 500 रुपए का जुर्माना इम्पोज होता है इन पे। नंबर प्लेट के बारे में भी थोड़ी हम चर्चा करेंगे सर, क्योंकि कई जगह पे ये काफी हंगामा होता है कि नंबर प्लेट आपने लगा लिया, ऐसा लगा लिया, तो नंबर प्लेट क्या स्पेसिफिक होती है कोई, या नंबर प्लेट पे कुछ लिखवा लेने से, नंबर प्लेट पे कुछ और मतलब चित्र बनवा लेने से वो उसके क्या प्रोविजंस है, उसके बारे में एक्ट क्या कहता है? हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसकी धारा 50
सेक्शन 50 ये स्पष्ट तौर पे कहती है कि जो नंबर प्लेट होगी वो एक्ट और रूल्स में दिए अनुसार उसमें हर एक का साइज निश्चित है। इसकी चौड़ाई इतनी होगी, लंबाई इतनी होगी, ब्लैक व्हाइट पे ब्लैक से लिखा जाएगा, इसके अलावा कोई भी नहीं लिखा जाएगा। और अगर कमर्शियल है तो येलो पे ब्लैक से लिखा जाएगा, येलो प्लेट होगी बैकग्राउंड उसका और ब्लैक से लिखा जाएगा। ये स्पष्ट अंकित है कि अक्षर कितनी मोटाई का होगा, कितनी चौड़ाई का होगा, कितनी लंबाई का होगा। इसके अलावा अपन लोगों ने देखा है कि कई नंबरों को कई टाइप से बना के कहीं 14 को राम बना देंगे या अपना कुछ कास्ट उसमें पोस्ट कर देंगे या कुछ लिख देंगे। ये सरासर बैन है, बिल्कुल सीधे तौर से बैन किया गया है। किसी प्रकार का कोई भी उसमें मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं आप उसके लिए। और इसमें जो मोटर व्हीकल एक्ट की जो धारा 50 मैंने बताई, तो 50/177 इसमें 500 रुपए का जुर्माना इम्पोज होता है। जी, तो सर मुझे लग रहा हमने काफी अच्छे से आपसे सारी चीजों की जानकारी एकत्र करी। हमारे अध्यक्ष जी जुड़े हुए हैं। अध्यक्ष जी हैं क्या हमारे साथ? नहीं है। हम तब तक और प्रश्न ले लेते हैं। एक धर्मेंद्र जी ने हैंड रेज किया है, आप अपनी बात रखें धर्मेंद्र जी। हाँ भाई साहब, मैं पूछ रहा था, मान लीजिए मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ और मेरा जो गाड़ी है वो महाराष्ट्र रजिस्टर्ड हुई है, मैं मध्य प्रदेश में चला सकता हूँ कि नहीं? यस, डेफिनेटली। आप मोटर व्हीकल एक्ट प्रावधान है, आप 1 महीने तक उसको चला सकते हैं। 1 महीने से अगर अधिक आप दूसरे स्टेट में चलाते हैं तो आरटीओ को आपको सूचित करना पड़ेगा कि किस कारण से आप व्हीकल को यहाँ चला रहे हैं। 1 महीने तक आप चला सकते हैं, तत्पश्चात आपको एड्रेस आपको चेंज कराना पड़ेगा। मनु श्रीवास्तव जी ने हैंड रेज किया है, मनु जी अपनी बात रखें। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल है, एक तो पीयूसी से लेकर है कि पीयूसी के बारे में क्या प्रावधान है नए, और दूसरा कि जब वाहन अपन सेल करते हैं डैमेज हो जाता है, कबाड़ी को देते हैं, तो उसको रजिस्ट्रेशन से हटाने की क्या प्रोसीजर है? ओके, सबसे पहले तो मैं आपका एक पहला जो प्रश्न है पीयूसी से रिलेटेड, तो इसका पूरा जो हम बोलते हैं वो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होता है। इसके लिए एक पूरा प्रॉपर नियम बनाया गया है। और ये जो पीयूसी वैन होती हैं इनको आरटीओ ऑफिस के द्वारा ही लाइसेंस प्रदान किया जाता है और ये टेस्ट करते हैं और एक पीयूसी सर्टिफिकेट आपको प्रदान किया जाता है। पीयूसी सर्टिफिकेट जो है वो 6 महीने तक वैलिड होता है। और अगर आपका नया कोई व्हीकल आपने परचेज किया है तो 2 साल तक आपको पीयूसी सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। 2 साल के पश्चात पुनः फिर आपको पीयूसी सर्टिफिकेट लेना है और वो हर 6 महीने के लिए वैलिड होगा और ये कंपलसरी है। अगर ये आप पीयूसी सर्टिफिकेट बगैर लिए पाए जाएंगे तो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट की सेक्शन 190 के तहत आप पे जुर्माना अधिरोपित होगा, जो कि 1000 रुपए से लेके 3000 रुपए तक होता है। और दूसरी आपने क्या पूछा था मनु जी? सर, अपन गाड़ी जो अपनी पुरानी हो जाती है, रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाता है, अपन उसको स्क्रैप में खटवाते हैं, तो रजिस्ट्रेशन से अपना नाम हटवाने की क्या प्रोसीजर है उसमें? कैंसिलेशन की जो प्रोसेस है वो आपको आवेदन करना पड़ता है कार्यालय में। इसके अलावा उसका जो भी अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस की कॉपी, प्राइवेट है तो उसमें भी इंश्योरेंस की, आईडी प्रूफ, जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट है व्हीकल के वो, और साथ में उसका जो चेसिस है उसको आपको कटवा के उसको और आरटीओ ऑफिस में जमा करना पड़ता है। तत्पश्चात उसका आरसी कैंसिल होता है। जी, दीपा जी ने हैंड रेज किया था। दीपा जी आप हैं, सुन रही हैं दीपा जी? नहीं, चले गए सर। ममता जी ने जी अपनी बात रखें, माइक अनम्यूट कर लें दीपा जी। सर, मैं ये जानना चाह रही थी कि मान लीजिए रजिस्ट्रेशन जो है वो मान लीजिए 6 से 8 महीने पहले अपना हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है सर, कि पहले उनको पूछ लेने दीजिए। सर, मैं ये जानना चाह रही थी कि मान लीजिए इंश्योरेंस है और रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है लगभग 6 महीने पहले, तो दोबारा अगर रजिस्ट्रेशन जैसे बिना जानकारी के अगर दोबारा अगर हम कराते हैं तो वैसा ही जुर्माना अधिरोपित होगा सर, या उसमें कुछ अपन को छूट मिल सकती है? नहीं, छूट नहीं मिलती है, उतना ही जुर्माना एक सा ही होता है हमेशा।
दीपा जी अपनी बात रखें जी। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन ये है कि लेडीज के लिए 4 व्हीलर की ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हुए कोई स्पेशल प्रोसेस है या मोटर व्हीकल एक्ट उसमें हेल्पफुल हो सकता है क्या लेडीज के लिए? यस डेफिनेटली। जो महिलाओं का विशेष ख्याल रखा है हमारे विभाग ने, और मध्य प्रदेश शासन भी इस ओर प्रयासरत है। तो इसमें जैसे आप लाइसेंस बनवाने जाते हैं, सबसे पहले मैं पूरा अपनी बात कह दूं, आपकी बातें उसमें पूरी समाहित हो जाएंगी। जब भी आप लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो सबसे पहली तो ये है कि महिलाओं के लिए जो लाइसेंस है वो पूर्णतः निःशुल्क है। उनके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है, जीरो है। फीस को मुक्त रखा गया है आप जब भी लाइसेंस बनवाने आते हैं। लेकिन इसके पश्चात जो भी टेस्ट हैं, चाहे वो लर्निंग में आपको 20 क्वेश्चंस के 12 आंसर्स देने हैं, या आपको कार ला के जो 4 व्हीलर का चाहिए तो कार चला के बतानी है, इस टेस्ट से आपको मुक्त नहीं रखा गया है। फीस में फीस में रिलैक्सेशन दिया गया है मातृशक्ति के लिए, पर टेस्ट तो, क्योंकि ड्राइवर इज अ ड्राइवर इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा इसमें कि इसमें बहुत सारे जिलों ने ITI से टाई अप करके शासन ने एक योजना भी संचालित की है कि ITI से टाई अप करके जो भी महिलाएं इच्छुक हैं जो ड्राइविंग सीखना चाहती हैं, उसके लिए ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए कई जिले काम कर रहे हैं। जैसे इंदौर ने भी काम किया है, सागर ने भी काम किया है, सीहोर में भी इसके लिए काम चल रहा है, और भोपाल ने भी अभी हाल ही में कुछ 50 महिलाओं को ट्रेनिंग दी थी। तो ये भी एक प्रोजेक्ट हमारे यहाँ वर्क कर रहा है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। जी जी। सुरेंद्र साहू जी ने हैंड रेज किया है। सुरेंद्र जी अपनी बात रखें। आ रहा हूं ममता दीदी, इसके बाद आपका लेते हैं जी। सबको नमस्कार। नमस्कार। लॉकडाउन में जो अभी सब ऑफिसें बंद थी, तो उसमें इंश्योरेंस समाप्त हो गया किसी का, तो उसमें छूट कुछ मिलेगा क्या एक्चुअली नया करने में? हाँ, एक्चुअली क्या है कि इंश्योरेंस में तो छूट हमारा ट्रांसपोर्ट का विषय नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस के अलावा गाड़ी के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, चाहे परमिट हो, RC रिन्यूअल हो, लाइसेंस की वैलिडिटी समाप्त हो गई हो, तो इसमें 1 फरवरी 2020 के पश्चात जिनका भी RC डेड हो गया, लाइसेंस डेड हो गया, वैलिडिटी खत्म हो गई, परमिट की, फिटनेस की जो भी वैलिडिटी खत्म हो गई थी, इनका समय समय पे इनकी अवधियां बढ़ाई गई, और ये अवधियां 30 नवंबर को समाप्त हो चुकी है। अब किसी प्रकार की अवधि नहीं बढ़ाई गई है, तो अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट की डेट खत्म हो गई है तो आप उसको जल्दी से रिन्यू कराइए। मधु पांडे जी ने हैंड रेज किया था, अपनी बात रखें मधु दीदी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैंने लाइसेंस बनवाया था अपना, लेकिन मेरे साहब के पास कमर्शियल गाड़ी कॉन्ट्रैक्ट में थी, उसके लिए मैंने कमर्शियल लाइसेंस भी बनवाया था। अच्छा। लेकिन अब मैं कमर्शियल लाइसेंस को खत्म करना चाहती हूँ, तो वो नहीं हो रहा है सर। नहीं, उसको आप ये करिए कि आप एक आवेदन बनाइए, आवेदन बना के फुल लाइसेंस, ID, और जिसका लाइसेंस है वो खुद आवेदन लेके RTO ऑफिस जाएगा और अपने लाइसेंस को सरेंडर करेगा। मेरा स्वयं का है सर। स्वयं का है, आपको ऑफिस जाना पड़ेगा और वहां पर सरेंडर की एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी पड़ेगी कि मैं लाइसेंस सरेंडर करना चाहती हूँ, कमर्शियल वाला। यस जो भी लाइसेंस आप है आपके पास वो सरेंडर। ऑर्डिनरी तो मैं चलाती हूँ जी, तो कार तो मैं चलाती हूँ, तो लाइसेंस तो मेरे पास है। कमर्शियल का भी मुझे भरना पड़ता है सर। तो आप जैसे कैटेगरी होती है मैडम, इसमें कैटेगरी जैसे ट्रांसपोर्ट और नॉन ट्रांसपोर्ट। आप नॉन ट्रांसपोर्ट चलाना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट सरेंडर करना चाहते हैं, तो आप कैटेगरी जाके सरेंडर कर सकते हो। अच्छा, ठीक सर। हाँ, थैंक यू जी। तो अभी हमारे पास समय है करीबन 20 मिनट। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा भी था सर। ग्लोबल लाइसेंस जैसा होता है, जैसे अदर कंट्रीज में लाइसेंस इशू होते हैं, इंडिया के लाइसेंस दूसरी कंट्री अलाउ करती हैं, या ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जो इंडिया अलाउ करता है जिनके लाइसेंस, या जो कुछ इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए सर थोड़ा। यस डेफिनेटली। इसमें आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहे हैं, इसको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी कह देते हैं। इसके लिए भी RTO ऑफिस से ही बनता है। आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है इसमें इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, आपका ID, आपका पासपोर्ट और आपका वीजा और एक मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपको स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा और आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है।
बट सर इसकी लिस्ट कहीं अवेलेबल मिलेगी कि किस कंट्री में वो वैलिड रहेगा? क्योंकि सारी वो आपको गूगल में सर्च करना पड़ेगा या पासपोर्ट साइज पे। यस, पासपोर्ट डिपार्टमेंट इसको बता पाएगा बेहतर ही किस कंट्री में वैलिड रहता है। मैं कुछ ऐड करूं कृपा शंकर जी यहाँ पे अनिल के क्वेश्चन पर। जी जी, ऐसा जैसे अभी रितेश तिवारी सर जी ने बताया कि आपको अप्लाई करना पड़ता है, तो फर्स्ट कंडीशन है कि आपके पास वैलिड वीजा होना चाहिए। और जब आप जाते हैं तो आपको वहां पे कंट्री का भी मेंशन करना पड़ता है। जैसे मैंने लिया था यूएस का, तो आपको कंट्री भी मेंशन करना पड़ता है और वो उस टाइम पीरियड के लिए आपको देता है, तो वो वैलिड रहता है वहां पर। तो अनलेस इफ यू आर नॉट हैविंग वीजा करंट, मतलब जो एक करंट स्टेट में, जैसे मान लीजिए यूएस का आपका 10 साल का होता है और आप जा रहे हैं, तो टिकट एंड वीजा बोथ यू हैव टू शो, देन ओनली यू गेट द इंटरनेशनल लाइसेंस। एंड हाउ मच टाइम डज इट टेक टू गेट दिस लाइसेंस? भैया मुझसे पूछेंगे अनिल जी, तो मैंने तो 4 दिन में ले लिया था, बट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कनेक्शंस, बट यूजुअली है 15 से 1 हफ्ते का टाइम है। ठीक। And that license is provided by government of India or the visiting country? नहीं, आरटीओ, हमारा आरटीओ ऑफिस होता है, वो देता है। उसके अंदर हमारी फोटोग्राफ लगती है और वैलिडिटी भी लिखी होती है कि कौन से टाइम से कौन से टाइम तक वो वैलिड है उस कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री के अंदर। ठीक, इसी से मिलता प्रश्न सर रितेश सर, अब एक मेरा और निकल के आ रहा है। कई सारी फॉरेन कंट्रीज में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग होती है। ओके। अपने कंट्री में राइट हैंड ड्राइविंग होती है। तो यहाँ का लाइसेंस, जैसे यूएई में, आई थिंक दुबई में, यूएई कंट्रीज में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है। yes, तो यहाँ के लोग लाइसेंस लेके जाते हैं तो अनकंफर्टेबल होता होगा, नहीं होता होगा? तो क्या कुछ टेस्ट होता है वहां पे जब आप जाते हैं? तो यहीं से प्रोविजन दिए जाते हैं? नहीं जी, जैसे आपने बोला कि लेफ्ट हैंड होता है वहां पे ड्राइव, तो निश्चित रूप से वहां जब जाएंगे तो टेस्ट होता ही होगा। सवाल ही पैदा नहीं है कि वहाँ टेस्ट ना हो। वहाँ प्रॉपर उनके अनुसार टेस्टिंग होती होगी। अगर आप कंफर्ट होते होंगे तभी आपको वो आगे वैलिड करते होंगे उसको। रितेश जी, मैं कुछ ऐड करूं इसमें? मैंने कोई टेस्ट वेस्ट नहीं दिया वहां पे। और लेफ्ट हैंड ड्राइव जब करते हैं तो डेफिनेटली इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसको मैनेज करना, रोड पे करना, लेकिन थोड़ा टाइम करने के बाद देन यू गेट यूज्ड टू इट। फिर आपको एक बार करेंगे तो फिर हो जाता है। अब एक्चुअली मुझे इसका आइडिया नहीं है कि मतलब वहाँ क्या प्रोसीजर होती है फॉरेन में। जी जी, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। और कुछ प्रश्न है हम ले सकते हैं सर के साथ? अभी हमारे पास समय है। सर से मैं एक